Alright, Ji. So this is marginal costing question number 1 from May June 2022 paper 2 variant 3. ये पूरा ब्रेक इवन एनालिसिस और किस तरीके से मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं उसके ऊपर पूरा सवाल बेस्ड है. सो लेट्स स्टार्ट दिस. G Limited manufacture products at two factories. The company uses marginal costing. Okay. State four assumptions used in break even analysis. Free के मार्क्स, चारों मार्क्स फ्री के. भाई आपको अगर नोट्स के अंदर भी आपको याद हो जो हमारा पहला लेक्चर था ब्रेक इवन एनालिसिस का, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि भाई कॉस्टिंग की कुछ लिमिटेशंस है. और लिमिटेशंस के अंदर पहली लिमिटेशन हम ये कहते हैं कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम अज्यूम करते हैं कि वो फिक्स रहेगी. ये हमारी अजम्पशंस है और यही लिमिटेशंस है. सेलिंग प्राइस हम अज्यूम करते हैं कि फिक्स रहेगी. हम ये अज्यूम करते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट एट ऑल द एक्टिविटी लेवल्स फिक्स रहेगी, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता. ना ही सेलिंग प्राइस फिक्स रहती है, ना ही टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी अलोंग ऑल दी एक्टिविटी लेवल सेम रहती है. लेकिन हम ये अज्यूम करते हैं कि इसमें सेम रहेगी. एंड सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी हम ये अज्यूम करते हैं कि वो आपका सेम रहेगा, उसके ऊपर भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा. एंड जो चौथी हमारी अजम्पशन होती है वो ये होती है कि ऑल प्रोडक्शन हैज बीन सोल्ड, कि हम जितना माल बना रहे हैं वो सारा का सारा माल बेच रहे हैं. तो इवन अगर अभी हम नीचे सवाल पढ़ेंगे और उसमें अगर वो कहीं कहता है ना कि 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस, तो हम यही अज्यूम करेंगे कि भाई यही इतने, अगर ये 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो ये 2000 के 2000 बेच रहा है. गिवन दैट कि हाँ उसने अगर स्पेसिफाई कर दिया कि नहीं भाई 2000 बना के हमने सिर्फ 1900 बेचे हैं, तो कहानी थोड़ी अलग होगी. लेकिन अदरवाइज अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि सेल्स कितनी है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि भाई जितना भी प्रोड्यूस किया है वो सारा माल हमने सारे के सारे यूनिट्स हमने सेल ऑफ कर दिए. तो ये चार अजम्पशंस थी. बहुत बेसिक अजम्पशन है. इवन अगर वो मार्जिनल कॉस्टिंग की आपसे लिमिटेशन पूछे या आपसे वो अजम्पशन पूछे, आपने यही बातें करनी होती है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स रहेगी, टोटल फिक्स कॉस्ट भी फिक्स रहेगी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी जो है वो चेंज नहीं होगी, एंड देन ऑल प्रोडक्शन इज सोल्ड. ये भी हमारी ये चार अजम्पशन है इसके अंदर. देन पार्ट बी के अंदर हमसे पूछता है स्टेट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स एंड सेल्स वैल्यू. अगेन ये भी मेरी नजर में फ्री के मार्क्स है कि वो आपसे पूछा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दो. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट्स the risk position of a business as to how further away a business stands from reaching back to its given point. कि मैं अभी कितने यूनिट्स बेच रहा हूं और मेरा ब्रेक इवन कहां पे है. लाइक से अगर मैं आज के दिन 10,000 यूनिट्स बेच रहा हूं, मेरा ब्रेक इवन 8,000 यूनिट्स पे है, तो मेरा मार्जिन ऑफ 2,000 यूनिट्स का होगा. एंड द फॉर्मूला फॉर दैट इज एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड माइनस ब्रेक इवन इन यूनिट्स, जो कि आपको ये बता रहा है कि भाई अभी आप 10,000 यूनिट्स बना के बेच रहे हो लेकिन आपका ब्रेक इवन 8,000 का है. तो सिर्फ अगर आपकी सेल 2000 यूनिट से कम हो जाए तो देन यू विल स्टैंड एट अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन. और जहां फर्दर 2000 से और नीचे गिर गई तो यू विल बी मेकिंग लॉसेस. तो द फॉर्मूला फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस माइनस ब्रेक इवन इन यूनिट्स. फिर इसी को अगर सेल्स वैल्यू में निकालना है तो फिर हम ये कह लेंगे करंट सेल्स वैल्यू माइनस ब्रेक इवन इन रेवेन्यू, कि हम अभी कितने के टोटल गुड्स बेच रहे हैं, अभी हमारा करंट रेवेन्यू कितना है, माइनस ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करने के लिए हमें कितना रेवेन्यू चाहिए. तो मोर और लेस जो दोनों चीजें हैं वो सेम चीजों को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं, दोनों फॉर्मूलाज. सर देन सर ये जो हमारे पास ऊपर से मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स करेंगे तभी सेल्स वैल्यू आ जाएंगी ना। सेल्स वैल्यू आ जाएगी. बिल्कुल बिल्कुल हम्म। बिल्कुल ऐसा ही है. देन आगे बढ़ते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में. ये तो 6 मार्क्स उसने मोर और लेस आपको दिए कि आपका ग्रेड अच्छा आ रहा है. उसके बाद अब उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है. एट वन फैक्ट्री अ सिंगल प्रोडक्ट इज मेड. ओके, द फॉलोइंग बजट डिटेल्स आर अवेलेबल. डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कह रहा है 3 किलोग्राम एक यूनिट बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और उसकी पर केजी कॉस्ट $5 है. तो यानी कि एक यूनिट बनाने के लिए जो डायरेक्ट मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है 3 × 5 वो $15 का अगर मैं कहूँ इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ. देन डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, हमारे पास एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटा लेबर को इस्तेमाल हो रहा है. आट अ कॉस्ट ऑफ 9.5 पर आवर. तो $9.5 पर आवर को अगर हम 2 आवर्स से मल्टीप्लाई करा दें, वी विल गेट 19 विच इज द लेबर कॉस्ट पर यूनिट. फिर फिक्स कॉस्ट पर मंथ हमारे पास गिवन है $66,000 की, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे पास गिवन है $48 की. सेल्स फिर नीचे उसने कहा हुआ है कि हमारी पर मंथ जो है वो 8,000 यूनिट है. और नीचे वो हमसे कहता है कैलकुलेट द मंथली मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स. मंथली का वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. देखो अगर वो सिर्फ यहाँ मंथली को उठा के अगर एनुअल लिख देता ना या कुछ और वर्डिंग कर देता तो यहाँ पे फिर हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ जाती, लेकिन इस केस में उसने मंथली का है तो फिर हम मंथली मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालेंगे. मंथली मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा? आपने देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला वही है जो आपने अभी ऊपर लिखा है.
दैट वाज एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस माइनस ब्रेक इवन इन यूनिट्स। तो आपका अभी जो मंथली बेसिस पे आप एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि जो अभी आपकी सेल है, बिकॉज वी हैव एन अजम्पशन, व्हाट वाज द अजम्पशन कि अगर सेल्स गिवन है तो हम यही अज्यूम करेंगे कि जो सेल्स गिवन है वही हमारी प्रोडक्शन है, और अगर प्रोडक्शन गिवन है तो हम यही अज्यूम करेंगे कि ये हमारी क्या है, ये हमारी सेल्स है। तो करंटली हम कितना यूनिट बना के महीने में बेच रहे हैं, 8000 यूनिट्स पर मंथ हम बना के बेच रहे हैं। और हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स है, वो हमें कैलकुलेट करना है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपने फॉर्मूला स्पेसिफाई करना है। ये 4 मार्क के अंदर कभी कभार 1 मार्क से फॉर्मूला स्पेसिफाई करने का भी होता है। तो आपने हमेशा अपनी आसानी के लिए फॉर्मूला लिखना है। तो मैंने फॉर्मूला लिखा, ब्रेक इवन इन यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट आपके पास पर मंथ गिवन है 66,000 की, तो मैंने फिक्स कॉस्ट को कितना लिख दिया, फिक्स कॉस्ट को मैंने लिख दिया $66,000। एंड डिवीजन के अंदर मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, दैट इज सेल्स प्राइस माइनस ऑल दी वेरिएबल कॉस्ट। ऑल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर मैं कहता हूं कि भाई मेरी प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट, जो गुड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में वेरिएबल कॉस्ट लगी है, वो भी माइनस होगी, और जो मेरी नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट है, इसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर वो भी वेरिएबल कॉस्ट है तो उसको भी माइनस करवाना पड़ेगा। इस सवाल की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें हमारे पास सिर्फ 2 ही वेरिएबल कॉस्ट है, एक डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा डायरेक्ट लेबर। और मैं जरा इसके आगे लिख देता हूं कि ये दोनों ना पीवीसी है। सर पीवीसी का क्या मतलब, देखो वीसी से तो तुम समझ गए, मैं वेरिएबल कॉस्ट को रेफर कर रहा हूँ। पी से मतलब है कि मैं प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं अभी से इस चीज के ऊपर एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आगे जाके जब हम इसकी कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो ये चीज जो है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। तो नाउ हमारे पास 2 प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट है। एक यूनिट बनाने के लिए जो मटेरियल की कॉस्ट आ रही थी वो $15 आ रही थी, और एक यूनिट बनाने के लिए जो लेबर की कॉस्ट आ रही थी वो $19 आ रही थी, जो कि बहुत सिंपल, हमने 3 into 5 किया तो ये 15 आ गया, और सिमिलरली हमने 2 into 9.5 किया तो हमारे पास ये $19 आ गया। तो अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस $48 गिवन है, $48 में से 15 और $19 माइनस करा लेंगे तो वी विल गेट दी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आप देखें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह मैंने 48 which is the selling price minus 15 which is the material cost per unit and minus 19 which is the direct labor cost per unit minus करा लिया। I will get my contribution per unit which is coming to me as $14। फिर जो फिक्स कॉस्ट थी $66,000 पर मंथ की बेसिस पे, उसको हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कराया, तो आई गॉट 4715 यूनिट्स विच रिप्रेजेंट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अच्छा सर, अब एक सवाल आना चाहिए, आपने कहा था यहाँ मंथली है, अगर यहाँ एनुअल हो जाता तो क्या फर्क होता। देखो और कोई फर्क नहीं होता, बस तुम्हारी जो फिक्स कॉस्ट है ना, अगर वो पर मंथ $66,000 की है तो एनुअली वो 66,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करके निकल जाती। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे कोई फर्क नहीं आता, और यू विल गेट दी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फॉर एनुअल बेसिस। लेकिन इस केस में हम मंथली की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मंथली कॉस्ट हमारे पास गिवन थी, मंथली फिक्स कॉस्ट 66,000 थी, वी डिवाइडेड इट बाय द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वो $14 था, एंड वी गॉट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एज 4715 यूनिट्स। करंट यूनिट जो हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 8000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। 8000 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स व्हिच इज 4715 किया, तो आई गॉट माय मार्जिन ऑफ सेफ्टी व्हिच इज 3285 यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर अगले पार्ट में पूछ ले या कहीं पूछ ले कि किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, तो इट इंडिकेट्स द रिस्क पोजीशन ऑफ द बिजनेस बिफोर द बिजनेस रीचेस बैक टू इट्स ब्रेक इवन पॉइंट। ये जो 3285 आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि बिजनेस की सेल्स अगर 3285 यूनिट से गिर जाती है तो the business will come at a no profit no loss situation. The business will come at a break even point where the business will be making no profits nor any losses. तो बिजनेस अभी कंपैरेटिवली काफी सेफ है, मतलब एक अच्छी अमाउंट से उसकी अगर सेल्स गिरेंगी तो जाके वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे आएगा, अदरवाइज बिजनेस प्रॉफिट में चलता रहेगा। देन पार्ट सी के बाद अगर हम आगे जाते हैं तो उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें कुछ दी है, और फिर वो कहते हैं द डायरेक्टर्स आर कंसर्न दैट देयर कुड बी अ फॉल इन द डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट। ओके, फॉल इन डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट, एंड दे प्लान टू मेक सम चेंजेस टू रिड्यूस द प्रोडक्ट ब्रेक इवन पॉइंट। वो चाह रहे हैं क्या, ब्रेक इवन पॉइंट कम हो जाए। क्यों चाह रहे हैं, देखो स्ट्रेटेजिकली अगर सोचो कि ऐसा क्यों चाह रहे हैं, तो देखो वो कह रहे हैं कि यार डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो जाहिर सी बात है एक्चुअल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड कम हो जाएगा, और अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट आप कम नहीं करते और वो अपनी जगह पे रहेगा, तो आपके बिजनेस का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम हो जाएगा। A lesser margin of safety in units would represent a higher risk position of the business, कि अगर कोई भी फ्लक्चुएशन आई
तो एक झटके में बिजनेस की सेल गिरी और पता चला बिजनेस ब्रेक इवन पॉइंट पे आके खड़ा हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई द डायरेक्टर्स आर कंसीडरिंग कि यार चलो हमारी डिमांड कम हो रही है, तो अपने बिजनेस की मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए हम अपने ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स को भी नीचे लाने की कोशिश करते हैं, और उसको नीचे लाने की कोशिश करने के लिए वो कुछ स्ट्रैटेजी अपनाना चाह रहे हैं। इसके अंदर पहली चीज वो कहते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट के अंदर, यूज अ डिफरेंट ग्रेड ऑफ मटेरियल, द लिस्ट प्राइस ऑफ दिस मटेरियल इज 10% लेस पर किलोग्राम देन द एग्जिस्टिंग मटेरियल। तो एग्जिस्टिंग मटेरियल की अगर आप पर केजी लिस्ट प्राइस देखो तो दैट वाज $5 पर केजी, और यहाँ पे वो कह रहा है कि 10% लेस देन द लिस्ट प्राइस ऑफ द एक्चुअल मटेरियल दैट इज करंटली बीइंग यूज्ड है। तो आपके जो नए मटेरियल की प्राइस है दैट वुड बी 5 multiplied by 90% which will give you $4.5 पर केजी। आप जो करंट मटेरियल यूज कर रहे हो उसकी प्राइस $5 पर केजी है। एग्जिस्ट जब आप नए मटेरियल पे जा रहे हो तो उसपे वो कह रहे हैं कि भाई इट विल बी द लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू मटेरियल विल बी 10% लेस पर किलोग्राम देन द एग्जिस्टिंग मटेरियल। तो मैंने सिंपली क्या कहा, मैंने कहा कि यार 10% कम है, यानी कि ओरिजिनल प्राइस जो $5 है वो पूरे 100% को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब उसका 10% कम निकालने के लिए मैंने 5 को 90% से मल्टीप्लाई कराया। आई गॉट द 4.5 पर केजी, $4.5 पर केजी विच इज द कॉस्ट ऑफ न्यू मटेरियल, और टू बी वेरी स्पेसिफिक दैट इज गोइंग टू बी द लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू मटेरियल। आगे फिर देखो उसने एक और बात करी, आगे क्या कहता है, ईच यूनिट विल रिक्वायर 5% मोर किलोग्राम्स ऑफ दिस मटेरियल। और ये बड़ी एक कॉमन सी हम बात कहते हैं, थ्योरेटिकल बात कहते हैं कि नॉर्मली जो हमारी अजम्पशन होती है कि अगर आप चीपर मटेरियल इस्तेमाल करोगे तो आपका मटेरियल मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो वो यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई अब अगर आप चीपर मटेरियल पे जाओगे तो अब आपका मटेरियल 5% ज्यादा इस्तेमाल होगा। पहले आपका एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल कितना इस्तेमाल हो रहा था, पहले एक यूनिट बनाने के लिए आपका मटेरियल 3 किलोग्राम इस्तेमाल हो रहा था, अब 5% ज्यादा इस्तेमाल होगा, यानी कि 3 किलोग्राम वर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द 100% ऑफ द मटेरियल। के पहले भाई इतना इस्तेमाल हो रहा था, अब अगर वो 5% से बढ़ रहा है सो वी विल मल्टीप्लाई 3 with 105% which is 105% to get the new quantity of material which will be used। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके दो तरीके हैं। एक ये तरीका है कि आप पहले 3 का 5% निकालो और फिर उसके अंदर जो 3 का 5% है उसके अंदर ओरिजिनल 3 को ऐड करो, या जो शॉर्टकट है जो कि हमें चाहिए कि हम इस्तेमाल करें बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ दिस कैलकुलेशन की जिसमें इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए कि भाई अगर पहले 3 किलोग्राम पर यूनिट इस्तेमाल हो रहा था और अब 5% ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो आप कैलकुलेटर के अंदर सीधा 3 into 105% डालोगे, आपके पास जो नई क्वांटिटी मटेरियल की अब इस्तेमाल होनी है वो निकल के आ जाएगी विच इज कमिंग अप टू बी एज $3.15 पर केजी। सिंपली मैंने क्या किया, 3 into 105% किया और मेरे पास 3.15 केजी आ गया विच इज द न्यू क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल विच विल बी यूज। देन आगे एडजस्टमेंट 3 में कहता है the supplier of material has agreed to give a 20% trade discount। now अब जिस बच्चे की बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी भी होगी उसको तो पता होगा कि ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, और फिर वो वर्किंग भी सही कर लेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट मिलता है जब हम बल्क में परचेज करते हैं। जब आप बल्क में परचेज करते हो तो आपका जो सप्लायर होता है वो कहते हैं कि क्योंकि आप उससे ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदो तो मैं आपको लिस्ट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दूंगा। तो हमारी जो लिस्ट प्राइस मटेरियल की निकल के आई थी दैट वाज $4.5 पर केजी, लेकिन सप्लायर ने एग्री कर लिया कि भाई मैं इसके ऊपर आपको 20% का ट्रेड डिस्काउंट दूंगा, यानी कि जो मेरी लिस्ट प्राइस है अगर वो $4.5 पर केजी है तो मुझे 20% कम पे करना है, यानी कि मुझे $4.5 का सिर्फ 80% पे करना पड़ेगा। तो मैंने 4.5 का 80% निकाला विच कम अप टू बी आज $3.6 पर केजी, यानी कि जो अब मुझे नई प्राइस पड़ेगी, जो अगर तो मैं कहूँ मुझे क्या पड़ेगी, अगर आपको याद हो इस प्राइस को मैं क्या कहूंगा, इफ यू कुड रिकॉल दिस, बहुत ही बेसिक एकदम अकाउंटिंग की बात, लिस्ट प्राइस, सबीरा देखते हैं बता पाएगी या नहीं बता पाएगी, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। जी सबीरा इसको क्या कहते हैं इस फिगर को, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है। लिस्ट प्राइस में से अगर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा दूं, लेट से मैं अगर मेरे पास लिस्ट प्राइस $4.5 की थी और इसका जो 20% बनेगा $4.5 का 20% जो मेरा ट्रेड डिस्काउंट है विच विल बी $0.9, तो मैं 4.5 में से अगर $0.9 माइनस करा दूं तो मुझे बताएगा कोई बच्चा क्या ये जो वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही है $3.6, इसका क्या नाम होता है। इसको हम कहते हैं परचेज प्राइस। ये बात आपको याद होनी चाहिए, फाइनेंशियल के अंदर भी ये बात जो है ये इंपॉर्टेंट है
कि आप अपनी लिस्ट प्राइस में से जब अपने ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेट कर लेते हो, हटा लेते हो, तो जो आपके प्राइस पे आपके पास जो प्राइस निकल के आती है दैट इज दी परचेज प्राइस। और आपका कंसर्न परचेज प्राइस से ही होता है, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट इज अ टाइप ऑफ डिस्काउंट विच इज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसको हम कहीं पर रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ये जो $3.6 पर केजी निकल के आ रहा है दैट इज द परचेज प्राइस जिसके ऊपर मैं मटेरियल को इवेंचुअली बाय करूंगा। तो वो 4.5 पर केजी, $4.5 पर केजी वाली प्राइस मेरे लिए ऑब्सोलीट है, उसको मैं कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि उसके ऊपर मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिल चुका है। और जो परचेज प्राइस जो मुझे पड़ रही है पर ये 1 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल की, दैट इज $3.6 पर केजी। देन एडजस्टमेंट नंबर 4 के अंदर वो हमसे कहता है मेक ऑल्ट्रेशंस to machinery to improve efficiency at a cost of $24,000. Machinery is depreciated at 25% per annum. कह रहा है कि भाई हम मशीनरी के अंदर कुछ ऑल्ट्रेशन करेंगे टू improve its efficiency at a cost of $24,000. So you should remember the definition of capital expenditure. See, ये फाइनेंशियल के कॉन्सेप्ट सप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे। क्या कॉन्सेप्ट था कैपिटल एक्सपेंडिचर का? Any cost which is associated with the non-current asset in order to bring the asset into its current location or usable condition, or anything which improves the useful life of non-current asset, or any cost which improves the efficiency of the non-current asset are all capital expenditure. तो यहाँ पे उसने कह दिया है कि 24,000 का जो खर्चा हम मशीनरी के ऊपर कर रहे हैं, that खर्चा, that expenditure is to improve the efficiency, which makes it a capital expenditure। और capital expenditure को हम non current asset की cost के अंदर include करते हैं, which means कि अगर हमारा कोई capital expenditure हो रहा है, so that is going to become part of non current asset and that will be subject to depreciation। और उसीलिए उसने यहाँ नीचे अगली बात कर भी दी थी कि भाई depreciation 25% पर एनम है, यानी कि ये जो 24,000 अपने मशीन पर खर्च किया है इसके ऊपर अब 25% डेप्रिसिएशन चार्ज लगेगा। 24,000 का 25% किया तो मेरे पास $6,000 का डेप्रिसिएशन निकल के आ रहा है। रिमेंबर, depreciation of any non-current asset is a fixed cost for the business, क्योंकि doesn't matter अब आप उस मशीनरी के इंप्रूवमेंट के बाद 1 यूनिट बनाओ, 10 यूनिट बनाओ या 500 यूनिट बनाओ, अब उसकी अगर कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने कर दिया, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, तो अब उसकी जो वैल्यू के अंदर फॉल आना है, जो ग्रेजुअल फॉल उसके अंदर आना है ओवर द ईयर, वो आके ही रहेगा। इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन कि आपका एक्टिविटी लेवल कितना होता है। तो 6,000 की जो डेप्रिसिएशन चार्ज आ रहा है ये फिक्स कॉस्ट आ रहा है, लेकिन 25% जो रेट है ये पर एनम का रेट है, इस बात को भी रियलाइज करो। तो ये जो 6,000 डेप्रिसिएशन चार्ज आया है ये पर एनम आया है, इसीलिए मैंने आगे मेंशन भी कर दिया दैट इज 6,000 डेप्रिसिएशन जरूर है, इट इज फिक्स कॉस्ट, बट क्योंकि पर एनम वाला रेट लगा है तो ये फिक्स कॉस्ट भी पर एनम वाली है। और ऊपर मैंने आपको आइडेंटिफाई करा दिया था कि आपका जो सारा काम चल रहा है वो अभी मंथली बेसिस के ऊपर चल रहा है, तो आपको इस फिक्स कॉस्ट को भी किधर लेके जाना है, इस फिक्स कॉस्ट को भी मंथली बेसिस पे लेके जाना है। तो कोई इतना मसला नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आपको रियलाइज सही होना चाहिए। रियलाइज हो गया तो फिर ईयरली कॉस्ट को मंथली कॉस्ट पे लेके जाने के लिए क्या करना है, डिवाइड बाय 12 ही तो करना है, तो वो इशू नहीं है। लेकिन आपने पढ़ना इतने ध्यान से है कि आपको पता हो क्या ये जो 6,000 आया है ये एक्चुअल में एनुअल फिक्स कॉस्ट है, एनुअल डेप्रिसिएशन है। अगर मैं मंथली के ऊपर काम कर रहा हूँ, मंथली ब्रेक इवन वगैरह सारी चीजें निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉस्ट को भी मंथली बेसिस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6,000 को मैं डिवाइड बाय 12 कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास ये 500 डेप्रिसिएशन आ जाएगी एंड दैट इज गोइंग टू बी डेप्रिसिएशन पर मंथ। तो फिक्स कॉस्ट के अंदर जो मंथली इंक्रीज आ रहा है, फिक्स कॉस्ट के अंदर जो मंथली इंक्रीज आ रहा है, जो मंथली फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है वो कितने से बढ़ रही है, $500 से बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो हमारी ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट थी वो कितनी थी मंथली, ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट पर मंथ $66,000 थी। उसके आगे मैं लिख दूंगा प्लस $500 कि भाई अब क्योंकि ये मशीनरी के ऊपर खर्चा हो चुका है दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो अब आपकी फिक्स कॉस्ट मंथली बेसिस पे $500 से ड्यू टू डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगी। देन हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई बच्चा अगर बोले सर ये पूरा 24,000 ही आप फिक्स कॉस्ट में ले लें, क्योंकि मैंने काफी बच्चों को करते हुए देखा है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो गलत हो जाएगा, बिकॉज जो मैंने इतनी लंबी अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करी थी, तो अगर आपने रियलाइज कर लिया कि खर्चा अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है नॉन करंट एसेट से रिलेटेड है, तो उसको एक ही साल के उसमें पूरा फिक्स कॉस्ट नहीं शो कर देंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर ये पूरा 24,000 हमारा फिक्स कॉस्ट हो गया,
ठीक है, ये पर एनम का फिक्स कॉस्ट था, इसको मंथली पे लेके जाने के लिए डिवाइड बाय 12 करते हैं, और वो फिर कहते हैं कि सर ये जो है हमारा 2000 का फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है, विच इज रॉन्ग, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। व्हाई इज इट रॉन्ग? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप ऐसी फिक्स कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बल्कि रादर यू हैव टू depreciated, you have to make that capital expenditure a part of a cost of non-current asset, and when an expenditure is a part of a cost of non-current asset, it is subject to depreciation charge, it is not subject to be written directly as a total fixed cost। हाँ, अगर ये कोई रिपेयर वगैरह का फिक्स कॉस्ट का खर्चा होता तो यस, देन आप लोगों की ये वाला जो स्टेप था वो सही होता है कि हम कहते हैं कि भाई एक फिक्स कॉस्ट है, लेट्स से इंक्रीज आया इस फिक्स कॉस्ट के अंदर एनएम की बेसिस पे, तो पर मंथ ले जाओ और उसको एज इट इज रिकॉर्ड कर देते, उसको डेप्रीसिएशन के रेट या डेप्रीसिएशन के ट्रीटमेंट के थ्रू डील नहीं करते। लेकिन यहाँ पे तो काफी क्लियरली पता चल रहा है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो हमने इसका सिर्फ डेप्रीसिएशन चार्ज फिक्स कॉस्ट के अंदर इंक्लूड किया। देन introduce a sales commission of 0.5 per unit, that is a variable non production cost, that is a variable non production cost। आपको मैंने ऊपर भी स्पेसिफाई किया था, वो क्या लिखा था मैंने, वीपीसी लिखा था, क्या लिखा था, पीवीसी लिख दिया था, प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनपीवीसी लिख देता हूँ, ज्यादा बेहतर वर्ड वो रहेगा। एनपीवीसी का क्या मतलब है? नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट। But it is still a variable cost, right, at the end of the day. And if it is a variable cost, then it means that in order to calculate your contribution, this variable cost will be deducted from the selling price। और फिर आगे एडजस्टमेंट नंबर 6 के अंदर वो कहता है reduce the selling price by 1.5% per unit। कह रहा है कि पर यूनिट की सेलिंग प्राइस को 1.5% से 1.5% से कम कर दो। तो 1.5% से कम करना है, तो अभी हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट $48 है। $48 का अगर मैं 1.5% से कम कर रहा हूँ, यानी 98.5% निकाल लूँ, किसका? 48 का 98.5% निकाल लूँ, तो मेरे पास जो नई सेलिंग प्राइस है वो $47.28 निकल के आ रही है। अगेन रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई बच्चा $48 का पहले 1.5% निकाले और उसको 48 से माइनस करा दे तो वो भी बिल्कुल सही है, सेम आंसर आएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन जस्ट टू बी क्विक, मैंने आपको बताया कि आप अगर डायरेक्टली उसको 100% से माइनस करा लो अगर कम हो रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो उसको 100% के अंदर ऐड करा लो, तो योर कैलकुलेशन वुड ट्रेंड टू बी अ लिटिल बिट मच मोर क्विकर। तो अब पार्ट डी के अंदर हमसे कहता है कैलकुलेट द डिक्रीज इन मंथली ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इफ दीस चेंजेस आर मेड। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स जो हम निकालना है उसका फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बट अब हमारा कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। सर कंट्रीब्यूशन कैसे चेंज होगा? कंट्रीब्यूशन ऐसे चेंज होगा कि भाई अब तुम्हारी सेलिंग प्राइस ही चेंज हो गई है, ठीक है। एक तो तुम्हारी सेलिंग प्राइस चेंज हो गई, फिर तुम्हारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी उसकी परचेज प्राइस भी चेंज हो गई, उसका यूजेज भी चेंज हो गया। लेबर के बारे में उसने कुछ नहीं बोला हुआ, तो वी विल अज्यूम कि लेबर की कॉस्ट हमारी सेम रहेगी। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन, अब देखें हमारी जरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है, 47.28। हमारा मटेरियल का कॉस्ट कितना है अब? 3.16 पर केजी का हमें मटेरियल मिल रहा है, एंड वी आर गोइंग टू यूटिलाइज 3.15 केजी पर यूनिट। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, हमने जो एडजस्टमेंट नंबर 2 में किया था कि क्या किया था, हमने कहा था 5% ज्यादा किलोग्राम ऑफ मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, तो अब पर यूनिट पे 3.15 केजी पर यूनिट इस्तेमाल होगा। सर, और जो नई प्राइस है, सर हाँ ये जी जो बोलिए। केजी से बढ़ रहा है इसको हम परचेज हम्म। प्राइस नहीं ऐड करेंगे, मतलब इसमें प्राइस नहीं बढ़ेगी? कौन सा पर बेटा, केजी कौन सा? के हिसाब से होता है ना, तो ये जैसे कि बढ़ रही है ना, 3 से थ्री हाँ पॉइंट हाँ वन फाइव हो रही है, तो हाँ इसमें हाँ। हमारी प्राइस नहीं बढ़ेगी मटेरियल्स की क्या? नहीं नहीं नहीं, तो टोटल मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? देखो अब हम ये कह रहे हैं कि पहले हमारा एक बात समझिएगा, पहले वो कह रहा था कि भाई 1 यूनिट बनाने के लिए 3 केजी इस्तेमाल हो रहा है, अब वो कह रहा है कि 5% से आपका मटेरियल का यूजेज बढ़ गया है। तो मैंने कहा यार पहले 1 यूनिट के लिए अगर 3 किलोग्राम इस्तेमाल हो रहा था, तो अब 1 यूनिट के लिए 3 मल्टीप्लाई 105%, 3.15 केजी इस्तेमाल होगा। अब मैं इस पर यूनिट का जो मटेरियल की मेरी रिक्वायरमेंट है वो 3.15 केजी है, उसको मैं मटेरियल की कॉस्ट जो पर केजी मैंने निकाली थी एडजस्टमेंट नंबर 3 के अंदर $3.6 पर केजी, उससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो आपकी जो टोटल मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट है वो बिल्कुल बढ़ेगी। तो मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आप ये कह रहे हो कि सर ये 3.15 जब मटेरियल का यूजेज बढ़ रहा है तो क्या मटेरियल की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी? जी बिल्कुल, मटेरियल की कॉस्ट उससे बढ़ेगी। तो आप यहाँ पे देखें, जब मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करा रहा हूँ, यानी कि मटेरियल कॉस्ट लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा 3.15 विच इज द मटेरियल यूजेज फॉर पर यूनिट 3.15 केजी मल्टीप्लाइड बाय $3.6 पर केजी। तो इसको अगर आप कैलकुलेटर में कर लो तो मेरे ख्याल से कुछ 10 समथिंग करके आंसर आएगा, या 11 के आसपास का कोई आंसर आएगा, विच वुड रिप्रेजेंट द मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। ये सर 11.34 आ रहा है।
11.34 आ रहा है, विच रिप्रेजेंट के भाई अब आपकी मटेरियल कॉस्ट कंप्लीटली चेंज हो गई है। तो उसने उसे हमें दो एडजस्टमेंट दी थी। पहली एडजस्टमेंट के अंदर उसने बताया कि मटेरियल की क्वांटिटी पे फर्क क्या आ रहा है, दूसरी एडजस्टमेंट में उसने बताया कि मटेरियल की प्राइस पे क्या फर्क आ रहा है। और फिर जब हमने नई मटेरियल का यूजेज और नया वाला मटेरियल का प्राइस निकाला और दोनों को मल्टीप्लाई कराया, तो अब हमारे पास पर यूनिट मटेरियल की कॉस्ट आ गई, जो आप मुझे बता रही हो 11.34 आ रही है। देन उसके बाद हमारे पास जो लेबर की कॉस्ट थी वो सेम रही, क्योंकि उसके लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि लेबर की कॉस्ट सेम रही, वो $19 ही रही। और इसके साथ साथ एक और वेरिएबल कॉस्ट भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, विच इज इवन थो अ नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट, बट इट विल स्टिल बी सब्ट्रैक्टेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कंट्रीब्यूशन। तो देखें यहाँ पे ये जो 0.5 माइनस हो रहा है, दैट इज अ नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट। और इन सब कॉस्ट को जो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस थी उनसे माइनस किया, तो हमारे पास नया वाला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल कर आ गया। जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए हमने एडजस्टेड सेलिंग प्राइस विच इज 47.28 से हमारी जो वेरिएबल मटेरियल की कॉस्ट थी वो माइनस कराई, लेबर की कॉस्ट माइनस कराई, और जो सेलिंग कमीशन हमने इंट्रोड्यूस करा दिया 0.5 पर यूनिट का वो माइनस कराया। तो हमारे पास एक नया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल के आ गया, विच इज $16.44 पर यूनिट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नया कंट्रीब्यूशन निकल कर आ चुका है। देन उसके बाद अगर हम आगे बात करें, तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स अब आप निकालना है, तो हमारे पास देखें फिक्स कॉस्ट अब 66,000 से बढ़ गई है। 66,000 से बढ़ गई है, तो अब 66,000 से बढ़ने के बाद जो है वो +500 हम करेंगे। +500 क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि आपका डेप्रीसिएशन का जो चार्ज है वो भी तो रिकॉर्ड होगा ना, वो भी तो ऐड होगा। अब हमारी मंथली फिक्स कॉस्ट 66,000 +500, जो कि हमारा मंथली डेप्रीसिएशन का खर्चा है, वो करने के बाद आएगी। और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आप ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हो, विच इज $16.44 पर यूनिट। तो आप अपनी फिक्स कॉस्ट विच इज 66,000 +500 से जब ये नया वाला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड कराओगे, यू विल गेट द न्यू ब्रेक इवन इन यूनिट्स विच इज कमिंग अप टू बी एज 4045 यूनिट। और उसने हमसे सवाल की रिक्वायरमेंट क्या कही थी? कैलकुलेट द डिक्रीज इन मंथली ब्रेक इवन पॉइंट इफ इन यूनिट्स इफ दीज चेंजेस आर मेड। तो हमारा जो नया मंथली ब्रेक इवन निकल के आया है, दैट इज 4045 यूनिट्स। और जो हमारा पुराना वाला मंथली ब्रेक इवन पॉइंट था, दैट वाज नहीं, ये तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अच्छा, यहाँ हमने निकाला था ना, दैट वाज 4715 यूनिट, जो पुराना ब्रेक इवन इन यूनिट्स था। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस लेने, दैट इज 4715 माइनस 4045, तो ये हमारे पास चेंज इन ब्रेक इवन निकल के आ रहा है 670 यूनिट से। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया। हमारा नया ब्रेक इवन पॉइंट इज बीइंग अचीव एट 4045 यूनिट्स, एंड हमारा ओल्डर वाला ब्रेक इवन पॉइंट वाज अचीव्ड एट 4715 यूनिट्स। दोनों का जो डिफरेंस है, दैट रिप्रेजेंट्स द डिक्रीज इन ब्रेक इवन यूनिट। और उसके बाद अगर हम आगे चलें, तो हमारे पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, जिसमें पहले वो कहता है at the other factory monthly production and sales are monthly 14,000 units of a different product. The factory has a variable cost of 65 per unit. अब ये दूसरी फैक्ट्री की बात कर रहा है, क्योंकि उसने सवाल की शुरू में कहा था हमारे पास दो फैक्ट्री है। पहली फैक्ट्री के अंदर हमारा काम तो सारा करवाया, दूसरी फैक्ट्री के अंदर कहता है कि हमारी मंथली प्रोडक्शन एंड सेल 14,000 यूनिट्स की है। इस प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट 65 पर यूनिट है और कंट्रीब्यूशन $17 पर यूनिट है। तो ऑब्वियसली अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है, देखो आपको पता है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अभी उसने आपको कंट्रीब्यूशन दे दिया और वेरिएबल कॉस्ट दे दी, तो अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? मैं सिंपली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में ऐड कर दूंगा। तो यानी 17 + 65 करके मेरे पास जो सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट की $82 वो 82। निकल के आ गई। बिल्कुल। तो अब हमारे पास उसने आगे कहा द बजटेड फैक्ट्री फिक्स कॉस्ट आर 12,800 पर मंथ। ओके। और फिर आगे कहता है अब मेजर कस्टमर नॉर्मली परचेजेस 5,500 यूनिट्स पर मंथ। However, the company has been informed that no units will be required by this customer in August 2022। कह रहा है नॉर्मली एक बंदा हमसे जो 5,500 यूनिट खरीदता है, अब वो हमसे 5,500 यूनिट नहीं खरीदेगा अगस्त के महीने में। The directors are considering two options. Option A is to reduce the production in August 2022 by 4,000 units, run an advertising campaign at a cost of $2,200 to increase the demand so that all production is sold। कहते हैं कि भाई ऑप्शन ए के अंदर हम एक तो अपनी प्रोडक्शन को 4,000 यूनिट से कम करेंगे, यानी अगर करंटली प्रोडक्शन 14,000 यूनिट है तो उसको 4,000 से कम करके 10,000 यूनिट्स पे लेके जाएंगे। और उन 10,000 यूनिट्स पे जब हमारी प्रोडक्शन आ गई, तो देखो डिमांड के अंदर जो फॉल आ रहा था वो 5,500 से आ रहा है, प्रोडक्शन को मैं सिर्फ 4,000 यूनिट से कम कर रहा हूँ।
तो अब हम वो जो बाकी 1500 यूनिट जो हमारे नहीं बिकेंगे, बिकॉज उस कस्टमर की जो डिमांड खत्म हुई है वो 5500 यूनिट्स की थी, और हमने प्रोडक्शन सिर्फ 4000 यूनिट्स की कम किया है, तो जो बाकी 1500 यूनिट्स अभी हमारे पास सरप्लस में पड़ा रहेगा, जो कि अभी सरप्लस में पड़ा हुआ है, तो उसको बेचने के लिए वो क्या कह रहा है, इसको बेचने के लिए कह रहा है कि भाई हम एक $2200 की एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन करेंगे टू इंक्रीज द डिमांड सो दैट ऑल प्रोडक्शन इज सोल्ड। लेकिन अब प्रोडक्शन सिर्फ कितने की रह गई है, अब प्रोडक्शन सिर्फ 10,000 यूनिट्स की रह गई है। ये बात आप रियलाइज करें, क्योंकि ये एक ही ऑप्शन के अंदर पहला काम ये लोग ये कर रहे हैं कि प्रोडक्शन कम कर रहे हैं, और उसके बाद ये लोग ये कर रहे हैं कि अपनी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बढ़ा के एडवर्टाइज ज्यादा करना चाह रहे हैं ताकि मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए। तो दो ऑप्शन है। अब इसके बाद चले पहले ऑप्शन ए के लिए हम काम करते हैं। पहले वो कहता है कैलकुलेट द प्रॉफिट फॉर अगस्त 2022 फॉर ऑप्शन ए। बहुत सिंपल है, कुछ मसला नहीं है। अब आपने ये बात अगर समझ ली ना कि अब नई प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स की है, तो सेल निकालना तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज सेलिंग प्राइस हम ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके थे $82 पर यूनिट। तो 10,000 यूनिट की जो अब आपकी मंथली सेल है उसको अगर आप अपनी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करा दो, तो दैट विल गिव यू व्हाट, दैट विल गिव यू 82,000। यस 82 नहीं, $8,20,000 का 82 अगर इंटू 10,000 कराओ, तो आपके पास क्या सेल निकल के आएगी, आपके पास निकल के आ जाएगी 820, हाँ $8,20,000 की सेल आ जाएगी। अच्छा, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका, क्योंकि उसने अब हमारे पास स्पेस भी कम दिया और 3 माह का दिया हुआ है, तो मैं सेल से नहीं स्टार्ट करूंगा। मैं प्रॉफिट निकालूंगा सीधा कहाँ से, मैं कहूंगा कि यार इसका सीधा कंट्रीब्यूशन, क्योंकि गिवन है पर यूनिट का $17 पर यूनिट। और अगर आप रियलाइज करो तो ऑप्शन ए के अंदर जो वो दोनों काम कर रहा है, चाहे वो अपनी प्रोडक्शन कम कर रहा हो या चाहे वो अपना एडवर्टाइजिंग की फिक्स कॉस्ट को बढ़ा रहा हो, दोनों ही कामों की वजह से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के ऊपर फर्क नहीं आएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पहले भी 17 था, इन चेंजेस के बाद भी $17 रहेगा। तो इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को जो टोटल क्वांटिटी सोल्ड है 10,000 यूनिट, में डायरेक्ट टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लूंगा। 10,000 को मैंने मल्टीप्लाई कराया विद द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विच विल गिव मी $1,70,000। सर पहले आपने सेल का काम क्यों नहीं किया? भाई सेल का काम से मैंने इस तरह से आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि एक तो उसने मुझे ना ही मटेरियल का बताया हुआ है कि मटेरियल कितने का है, ना ही मेरे पास मटेरियल गिवन है, ना ही सर मेरे अगर आप पास सेल से करते हो तो सेल से कैसे करते? यार सेल से फिर ना बड़ा डायरेक्ट हो जाता है। सेल से फिर मैं ये दिखाता कि सेल्स मेरे पास 8,20,000 की है, क्योंकि मेरे पास इस सवाल में मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट नहीं गिवन इस फैक्ट्री के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए। पिछली वाली ओ, मटेरियल और फिर लेबर सेल्स कॉस्ट से को माइनस करते हैं आप इसको, फिर मटेरियल सेल्स, और लेबर कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। हाँ अगर गिवन होती, बिल्कुल अगर गिवन होती तो मैं ठीक है। मटेरियल और लेबर कॉस्ट को माइनस करता, और और फिर फिर फिक्स मेरे कॉस्ट पास, को। हाँ फिर मेरे पास पहले टोटल कंट्रीब्यूशन आता और टोटल कंट्रीब्यूशन से मैं फिक्स कॉस्ट को माइनस कर लेता, बिल्कुल। ठीक। लेकिन क्योंकि इस प्रोडक्ट का वेरिएबल कॉस्ट गिवन ही नहीं है, यानी कि उसका डिवीजन नहीं गिवन, वेरिएबल कॉस्ट की को तो मैं फिर शायद निकाल लूं। मैं कहूं कि भाई बहुत आपको आसान सा तरीका बताऊं, मैं कहता हूँ सेल्स मेरे पास 8,20,000 है, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मुझे पता है कि कितनी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पता है 65 पर यूनिट है। तो फिर मेरा तरीका ये होता रहा कि मैं कहता सेल मेरी 8,20,000, और मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट अगर $65 है, यहाँ पे ऊपर उसने बताई हुई है पर यूनिट अगर है $65, तो 10,000 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 65 मल्टीप्लाई बाय 10,000 अगर मैं कराऊं, सो दैट विल गिव मी $6,50,000। एग्री कर रहे हो? तो फिर मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाता 8,20,000 माइनस 6,50,000, विच वुड स्टिल बी $170,000। कंट्रीब्यूशन दोनों जगह सेम आता, लेकिन फिर मसला ये हो जाता कि जब मैं 3 लाइनों में ये काम कर लेता तो फिर प्रॉफिट निकालने के लिए लाइनें नहीं बचती। सो दैट इज वाई मैंने ये वाला काम दिखाया। ठीक है, डज इट मेक सेंस? समझ आ गई ये बात कि जी अगर मैं जी, आ सेल गया। से स्टार्ट करता तो मैं कैसे करता? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट उसने बताई हुई $65 पर यूनिट की, सिंपली जिस तरह सेल्स को प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करा प्रोडक्शन के यूनिट से, वैसी वेरिएबल कॉस्ट को भी प्रोडक्शन के यूनिट से मल्टीप्लाई करा लेता, कंट्रीब्यूशन 1,70,000 ही आता। अब कंट्रीब्यूशन आ गया तो इससे किसको माइनस कराना है, इससे फिक्स कॉस्ट को माइनस कराना है। फिक्स कॉस्ट पहले उसने बताया था कि पर मंथ $1,28,000 की थी, लेकिन अब क्योंकि आप $2,200 की एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी रन कर रहे हो, जो कि अगेन आपके बिजनेस की फिक्स कॉस्ट है, तो आप इसको भी क्या करोगे, इसको भी आप अपने 1,28,000 के फिक्स कॉस्ट में ऐड करा के माइनस करवाओगे। सो लेट से यहाँ पे हमने 1,28,000 को 2,200 के अंदर पहले ऐड कराया, दैट न्यू फिक्स कॉस्ट इज कमिंग अप टू बी एज 1,30,200, और इसको मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन से जब माइनस कराया तो मेरे पास प्रॉफिट फॉर अगस्त 2022 $39,800 निकल कर आ गया। देन
अगर ऑप्शन ई बी के ऊपर अब आए तो ऑप्शन बी में वो कहता है कि भाई दूसरा ऑप्शन क्या है। देखो यहाँ तक तो बात सारी सेम है कि आपके पास वो कस्टमर था, वो आपसे 5,500 यूनिट पहले खरीदता था, अगस्त के महीने में नहीं खरीदेगा, तो अब डायरेक्टर ऑप्शन बी कंसीडर कर रहे हैं कि यार हम प्रोडक्शन नॉर्मल करें। नॉर्मल प्रोडक्शन हमारी कितनी है, 14,000 यूनिट्स की हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन है। और कह रहे हैं कि स्टोर 5,500 यूनिट्स इन अ वेयर हाउस एट अ कॉस्ट ऑफ $6,000। एंड जो आपकी स्टोरेज कॉस्ट होती है दैट इज ऑल्सो अ फिक्स कॉस्ट, याद रखिएगा इस चीज को, आपकी जो स्टोरेज कॉस्ट है दैट इज ऑल्सो अ फिक्स कॉस्ट। तो आगे फिर वो कहता है कि एडजस्टमेंट 3 के अंदर कि एट द एंड ऑफ अगस्त एंड ओवरसीज कस्टमर विल परचेज ऑल द यूनिट्स इन द वेयर हाउस एट ए स्पेशल प्राइस ऑफ 70 पर यूनिट। हमारी नॉर्मल प्राइस रियलाइज करो 82 है। वो कह रहा है कि ये एक ओवरसी कस्टमर आएगा, सारे यूनिट से क्या मतलब है, जो हमारे पास एक्सेस यूनिट पड़े हुए हैं 5,500 यूनिट्स, उनको आएगा, उनको खरीद के ले जाएगा, बट ही विल बाय दैट एट अ प्राइस, एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ $70 पर यूनिट। और उसको हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी, विच विल बी 1.8 पर यूनिट विल बी इंकर्ड ऑन दीज यूनिट। तो 1.8 अगर एक यूनिट की है तो मल्टीप्लाई बाय 5,500 करोगे तो आपके पास टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी निकल कर आ जाएगी। तो सर अब क्या करें, देखो अब आप ये कर सकते हो कि आप बोलो कि यार जो हमारे पास अब कंट्रीब्यूशन है वो कितने यूनिट्स का आपका जनरेट हो रहा है। देखो नॉर्मल जो आपके पास 14,000 में से अगर मैं जो हमारी प्रोडक्शन, जो ये जो कस्टमर जो 5,500 यूनिट खरीदा था इसको माइनस करा दूं तो हमारे पास आता है 8,500। 8,500 यूनिट नॉर्मल प्राइस पे बिके हैं एंड दे विल अर्न मी अ नॉर्मल कंट्रीब्यूशन ऑफ $17 पर यूनिट। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ क्या ये जो मेरा नॉर्मल जो मैंने गुड्स सोल्ड किए हैं एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस और उन्होंने मुझे नॉर्मल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट $17 का कमा के दिया है, तो इनको आपसे मल्टीप्लाई करा दो। तो 8,500 मल्टीप्लाई बाय 17 किया तो मैंने जो नॉर्मल अपने बिजनेस के कोर्स के अंदर नॉर्मल सेलिंग प्राइस के ऊपर गुड्स सोल्ड किए हैं उनका कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया 1,44,500। सिंपल एज दैट, उसके अंदर कोई हमने मेहनत नहीं की, कोई हमने ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर अब आप जो बाकी के 5,500 यूनिट बेच रहे हो उसके अगर ऊपर बात करो तो उसके अगले अगर हम बात करें तो उसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन है ना वो कम हो सर ये जाएगा। 40,000 में से 5,500 माइनस कैसे हो गए? क्योंकि बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि आपके टोटल यूनिट्स अब आप 14,000 ही बना रहे हो, 5,500 आप एक स्पेशल कस्टमर को एट अ डिफरेंट प्राइस सेल कर रहे हो, लेकिन बाकी जो आपके 8,500 यूनिट्स बचे वो आप नॉर्मल कस्टमर को नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे सेल करके नॉर्मल कंट्रीब्यूशन कमा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उसको अलग अलग। एलिमिनेट कर दिया, हाँ मैं उसका काम अलग अलग कर रहा हूँ ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं और वर्किंग इजी हो जाए। साथ भी कर सकता था लेकिन वो थोड़ा सा मैसी काम हो जाता है, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया। तो मैंने एक लिखा कि भाई जो नॉर्मल आपके पास 8,500 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो 1,44,500 आ रहा है। और फिर ऐसा नहीं है कि मैंने, देखो इसको मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं लिखा, टोटल कंट्रीब्यूशन मैंने एंड में यहाँ लिखा है। और उस टोटल कंट्रीब्यूशन को लिखने से पहले मैंने जो बाकी के 5,500 यूनिट्स थे उनको जो मैंने एक एडजस्टेड सेलिंग प्राइस पे बेचा है उसको ऐड कराया। जो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस पे बेचा उसको $70 पर यूनिट पे बेचा है। और जब उनको मैंने $70 पर यूनिट पे बेचा है तो मेरे पास एक एडिशनल $1.8 का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी पर यूनिट मैंने बेयर किया है। नॉर्मल जो उसकी वेरिएबल कॉस्ट थी वो कितनी थी, वो 65 पर यूनिट थी, वो तो ऑब्वियसली मैं बेयर कर ही रहा हूँ, समझना। $70 पे अगर मैं इस कस्टमर को बेच रहा हूँ तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई है, नहीं भाई वो उतनी की रहेगी, बल्कि इनफैक्ट मुझे अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंकर करनी पड़ेगी पर यूनिट $1.8 की, तो वो भी माइनस होगा। और उसके साथ साथ जो आपका ये कह लो कि स्टोरेज कॉस्ट है, क्योंकि ये भी सिर्फ 5,500 यूनिट के लिए मैं मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको भी अगर मैं लेट से एक फिक्स कॉस्ट नहीं ट्रीट करूं, लेट से अगर मैं इसको वेरिएबल कॉस्ट ट्रीट कर लूं, दोनों ट्रीटमेंट वैसे तो मेरे ख्याल से इसके एप्लीकेबल होंगे और आंसर दोनों में सही आएगा, लेकिन लेट से अगर मैं कहता हूँ कि यार जो मैं $6,000 की वेयर हाउस की कॉस्ट इंकर कर रहा हूँ टू स्टोर 5,500 यूनिट्स, तो 6,000 डिवाइडेड बाय 5,000 अगर 500 आप करो तो मुझे बताओ आपके पास क्या निकल के आएगा। 6,000 डिवाइडेड बाय 5,500 क्या निकल के आ रहा है आपके पास। सर 6,000 मल्टीप्लाई बाय 6,000 डिवाइडेड बाय 5,500, आपकी वेयर हाउस की कॉस्ट $6,000 थी एंड सर 5,500 9 आ रहा है। 09। 1.09 आ रहा है। अच्छा तो 1.09 आपके पास ये आ रही है इसकी स्टोरेज कॉस्ट, ओके ओके। तो ये लेकिन स्टोरेज कॉस्ट को फिर हम देखो, स्टोरेज कॉस्ट जो बाय नेचर है ना वो फिक्स कॉस्ट ही होती है, तो इसको हम जो है ना फिर फिक्स कॉस्ट में ही डालते हैं।
इसको हम फिक्स कॉस्ट में ही ट्रीट करेंगे, इसको हम वेरिएबल कॉस्ट पर ही डालेंगे। ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट है और ये फिक्स कॉस्ट को बढ़ाएगी। तो जो हमने नॉर्मल अपना यानी कि जो बाकी के 5,500 यूनिट बेचे हैं वो हमने बेचे एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ $70। उनकी जो नॉर्मल वेरिएबल कॉस्ट थी वो वही $65 रही, उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया, तो माइनस करा देंगे इसको $65 से पहले। ठीक है, विच इज माई नॉर्मल वेरिएबल कॉस्ट, विच इज माई नॉर्मल वेरिएबल कॉस्ट। और उसके साथ साथ जो हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंकर कर रहे हैं पर यूनिट $1.8 की, वो भी क्या हो जाएगी, वो भी माइनस हो जाएगी $1.8। तो अब ये आपके पास आ गई, ये आपकी एक और वेरिएबल कॉस्ट है विच इज योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो आपका जो नया कंट्रीब्यूशन इन 5,500 यूनिट के लिए आएगा वो कितना आएगा? आई बिलीव दैट वुड बी $3.2 पर यूनिट। ये आपका नया कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया ओनली फॉर द 5,500 यूनिट्स विच यू आर सेलिंग टू दी ओवरसीज कस्टमर। जो आप ओवरसी के कस्टमर के लिए को बेच रहे हो ना, उसका जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है पर यूनिट दैट इज $3.2 पर यूनिट। जबकि आपके जो नॉर्मल 8,500 यूनिट्स बिके हैं उनके कंट्रीब्यूशन पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, वो वही अपना $17 का कंट्रीब्यूशन कमा रहा है। और इनको अगर आप मल्टीप्लाई करा दो, ये जो आपके पास $3.2 पर यूनिट आया, इसको अगर आप 5,500 से मल्टीप्लाई करा दो तो यू विल गेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ 17,600 यूनिट। तो मैंने कंट्रीब्यूशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया। मैंने कहा कि यार एक जो 8,500 यूनिट अपनी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बिक के नॉर्मल कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा है, उससे मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन 1,44,500 का आ रहा है। और जो 5,500 यूनिट मैं ओवरसी कस्टमर को बेच रहा हूँ, क्योंकि उसकी सेलिंग प्राइस भी कम है, उसकी सेलिंग प्राइस सबसे पहले $70 है, फिर उसके ऊपर मुझे एक और एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एट 1.8 पर यूनिट, उसको भी माइनस कराओ। और उसके साथ साथ मैंने जो नॉर्मल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, जो ऊपर गिवन थी सवाल के अंदर कि भाई आपकी नॉर्मल प्रोडक्ट को बनाने की जो वेरिएबल कॉस्ट है $65 पर यूनिट, वो तो इंकर हो रही है। तो जो बाकी 5,500 यूनिट्स बिके हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 3.2 था, 3.2 को मल्टीप्लाई बाय 5,500 कराया, तो इन 5,500 यूनिट्स का कंट्रीब्यूशन इज 1,17,600 डॉलर। और दोनों कंट्रीब्यूशन को ऐड किया तो ऑप्शन बी को फॉलो करते हुए जो टोटल कंट्रीब्यूशन बिजनेस कमाएगा दैट इज गोइंग टू बी $1,62,100। और फिर इस टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस हो जाएगी, जो बिजनेस की नॉर्मल फिक्स कॉस्ट है दैट इज $1,28,000। और क्योंकि हम यहाँ पे अब एक $6,000 की वेयर हाउस कॉस्ट भी पे कर रहे हैं, तो $1,28,000 के अंदर हम 6,000 ऐड कर देंगे, तो दैट विल गिव मी अ फिक्स कॉस्ट, अ टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ $1,34,000। 162,100 में से 1,34,000 आप माइनस कराओगे तो यू विल गेट द प्रॉफिट फॉर अगस्त एज पर ऑप्शन बी विच विल बी $28,100। जबकि ऑप्शन ए के अंदर आपका जो प्रॉफिट था दैट वाज $39,800। तो मैं अगर रिपीट कर दूं तो दिस इज कंट्रीब्यूशन फॉर 8,500 यूनिट्स which are sold normally. This is contribution for 5,500 units which is sold to overseas customer. और बाकी ये जो फिक्स कॉस्ट है ये तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल 1,28,000 थी, बट क्योंकि अगर आप ऑप्शन बी फॉलो करते हो तो आपको स्टोरेज कॉस्ट ऑफ 6,000 भी पे करती है, तो जो आपकी नॉर्मल फिक्स कॉस्ट थी 1,28,000 उसके अंदर ये 6,000 ऐड हो गया, दैट गिव यू फिक्स कॉस्ट ऑफ $1,34,000। और आपके पास प्रॉफिट फॉर अगस्त आ गया $28,100। आफ्टरवर्ड्स हमसे कहता है एडवाइज द डायरेक्टर्स व्हिच ऑप्शन दे शुड चूज, जस्टिफाई और आंसर बाय डिस्कसिंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर। तो भाई बहुत ऑब्वियस से बात है, आपका प्रॉफिट फॉर अगस्त किस में ज्यादा है? ऑप्शन ए में ज्यादा है, और काफी सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। इनफैक्ट 10,000 समथिंग से जो है वो आपका ऑप्शन ए में प्रॉफिट ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी के अंदर ख्वारी देख रहे हो कितनी? ऑप्शन बी के अंदर यू विल हैव टू सेल एट अ लोअर सेलिंग प्राइस as well as you have to incur transportation cost। और क्या पता जब तुम इस कस्टमर को लोअर सेलिंग प्राइस पे माल बेचो तो बाकी के कस्टमर भी हो सकता है आ जाएं और कहेंगे भाई आपने ओवरसी कस्टमर को तो डिस्काउंट दे दिया, अब हमें भी डिस्काउंट दो, तो वो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ भी रिलेशनशिप खराब कर सकता है। तो ये सारी बातें हम थ्योरी के अंदर डिस्कस कर लेंगे दैट ऑप्शन ए will generate a comparatively larger profit but this will make some resources redundant। yes, क्योंकि जब आप 5,500 नहीं, लेकिन जब आप अपनी प्रोडक्शन को 4,000 यूनिट से डिक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली आपकी रिसोर्सेज, आपका कुछ एम्प्लॉय, आपका कुछ मशीन रिडंडेंट हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। हाउएवर द सक्सेस ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज क्वेश्चनेबल। यस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसने कहा था कि जो बाकी का 1,500 यूनिट है जो कि हम एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो हमारा सरप्लस है बेचेंगे, क्या भाई आप क्या श्योरिटी कि आप $2,200 जब एडवर्टाइजिंग कैंपेन पर खर्च करो तो यू विल बी एबल टू सेल
ऑल दोस 1500 यूनिट्स ऑफ सरप्लस, तो वो अभी तक क्वेश्चनेबल है। और वो हमेशा एडवर्टाइजिंग कैंपेन आप करते हो, लेकिन उसका सक्सेस तो हमेशा उसके ऊपर कोई श्योरिटी थोड़ी होती कि आप लाजमी सक्सेसफुल हो गए। देन ऑन दी अदर हैंड ऑप्शन बी विल प्रोड्यूस लेसर प्रॉफिट एंड द गुड should be checked for deterioration over the storage period. Yes, this is again important कि जो मैं उसको 1 महीने तक के लिए स्टोर करूंगा, क्योंकि वो एंड ऑफ अगस्त में सप्लायर जो बायर है वो आ रहा है ना, ओवरसीज सप्लाई बायर जो है, तो 1 महीने तक के लिए कहीं वो गुड डिटेरियोरेट तो नहीं हो जाएंगे, कहीं खराब तो नहीं हो जाएंगे, दैट डिपेंड। अगर गुड मेरे पैरिशेबल है तो खराब हो भी सकते हैं, अगर पैरिशेबल नहीं है तो नॉर्मली 1 महीना इतना बड़ा टाइम पीरियड नहीं है, बट दिस इज स्टिल समथिंग दैट शुड बी कंसीडर्ड। एंड फिर मैंने अपने लास्ट में कंक्लूजन दे दिया। तो देखो, 2 पॉइंट मैंने ऑप्शन ए के लिए दिए, एक फायदा एक नुकसान, 2 पॉइंट मैंने ऑप्शन बी के लिए दिए, एक फायदा एक नुकसान, और फिर मैंने लास्टली अपना कंक्लूजन दे दिया that conclusively it can be said that option A should be selected as it's less risky and offers higher profit, क्योंकि ऑप्शन बी जो है वो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि काम ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, क्या पता एंड में आपका जो ओवरसीज सप्लायर है वही पलट जाए, ना खरीदे, तो अब तो आपकी प्रोडक्शन जाया जाएगी। सो दैट इज वाई मैंने ये रिकमेंड किया कि ऑप्शन ए वुड बी बेटर एज इट इज लेस रिस्क। यहाँ पे हमारा जो ब्रेक इवन एनालिसिस का क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज मुझे बताएं।